हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका 15 नवंबर से सेंटअप एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और आज हम विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे सेंटअप एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिए। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अब इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए भौतिकी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले लघुत्तरीय, और यहाँ पे लिखा रहेगा 1 से लेके 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 देना है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, 8 को दिया रहेगा जिसमें से आपको 4 बनाना है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एक बार यहाँ पे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आप लोग ले लीजिए। और इसका देखिए पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन और इसके आंसर के साथ आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार कैसा है ये क्वेश्चन और कैसे कैसे आपको बनाना है। एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, और इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बस यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए और आपको विश्वास हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कैसा क्वेश्चन पेपर है और इसमें कितना बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको भौतिकी का लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। सबसे पहले आपको भौतिकी का लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। और जो लघुत्तरीय प्रश्न है ये 1 से लेके 8 तक दिया रहेगा, यानी टोटल आपको 8 लघुत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। इसमें से आपको कोई भी 4 आपको लघुत्तरीय प्रश्न बना देना है। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, तो 2 नंबर का रहेगा। और जैसे हम आंसर बताएंगे वैसे अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो 2 में से 2 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं काफी अच्छी तरीके से, तो ये क्वेश्चन को आपको याद भी करना नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है वो है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। यहां पे आपसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से होकर गुजरता है तो उत्तल लेंस सभी किरणों को एक बिंदु पर लाकर मोड़ देता है, तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से होकर गुजरता है तो ये उत्तल लेंस क्या करता है कि सभी किरणों को एक बिंदु पर लाकर मोड़ देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग डायग्राम से समझ लीजिए, आपको काफी अच्छी तरीके से यहां पे समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए ये उत्तल लेंस है, जब इससे हम प्रकाश को प्रवाहित करेंगे यानी प्रकाश को गुजारेंगे तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा कि सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाकर ये इकट्ठा कर देगा, एक बिंदु पर लाकर ये मोड़ देगा, इसीलिए उत्तल लेंस को यहां पे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा, याद भी हो गया होगा। अगर ऐसे आप लोग आंसर लिख देते हैं तो 2 में से 2 नंबर आपको पक्का यहां पे मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरती है तो उसमें उपस्थित धूल कण या अन्य पदार्थों से टकराकर प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में उपस्थित जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं या अन्य पदार्थ होते हैं उससे टकराकर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश
प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए माध्यम में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और इन जब छोटे छोटे कणों से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश टकराता है तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये क्या करते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है इसे सभी दिशाओं में यानी चारों दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है और प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और सूर्य का प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो इसी के कारण जो हमारा आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो सूर्य के प्रकाश होता है उसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो हमारा आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। तो ये पी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। अब देखिए 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिनके द्वारा किसी चालक के प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित कर, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा प्रेरित करती है, तो इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य किसी चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। जैसे जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिख दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 6 क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमको आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लेकिन देखिए 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला गया कि कोई भी आपको 4 यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए समय बहुत कम है, तो बच्चों को जो क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आएगा वही क्वेश्चन हम यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को समझाएंगे, याद करवा देंगे, ताकि परीक्षा में वो लोग लिख सकें। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो इसमें अच्छा क्वेश्चन यानी जो बच्चों को सबसे पहले समझ में आ जाए उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आप लोग इसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन होता है, और इसी की आपको कमियां यानी हानियां आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन की कमियां निम्नलिखित है। पहला कमी यहाँ पे देख लीजिए, जीवाश्म ईंधन जलाने से पर्यावरण दूषित हो जाता है। जो जीवाश्म ईंधन होता है अगर हम इसे जलाएंगे तो जो हमारा पर्यावरण है ये कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, पर्यावरण क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। ये हो गया पहला कमियां। अब हम यहाँ पे दूसरा कमियां देखेंगे। जीवाश्म ईंधन जलाने से CO2 गैस निकलता है जो ग्रीन हाउस को बढ़ाता है। जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है यानी CO2 गैस निकलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है कि जो ग्रीन हाउस होता है इसको क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये हो गया दूसरा कमी। अब हम यहाँ पे तीसरा कमी देखेंगे। जीवाश्म ईंधन को जलाने से ही हानिकारक पदार्थ निकलता है, उससे अम्लीय वर्षा होता है। अब यहाँ पे देखिए जो जीवाश्म ईंधन होता है अगर हम इसे जलाते हैं तो इससे हानिकारक पदार्थ निकलता है, और जो ये हानिकारक पदार्थ होता है इससे ही क्या होता है, अम्लीय वर्षा यहाँ पे होता है। और जो अम्लीय वर्षा होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, जो फसलों के लिए और मिट्टी के लिए काफी हानिकारक होता है। तो ये हो गया यहाँ पे तीसरी कमियां। और यहाँ पे चौथी कमियां देख लीजिए। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। जो जीवाश्म ईंधन है ये ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। कैसे अनवीकरणीय संसाधन है, तो जो जीवाश्म ईंधन है इसका भंडारण क्या है, सीमित है, और ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग तो रोज रोज इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसका भंडारण सीमित है, तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा। और एक दिन जब ये खत्म हो जाएगा तो इसे हम पुनः नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। और ये इसका चौथा कमियां है। अगर ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा पूरा डिटेल्स में तो आपको 2 नंबर कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है, 2 के 2 नंबर आपको मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप लोगों को भी सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा भौतिकी का। तो इसके बाद लिखा रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भौतिकी, और यहां पे लिखा रहेगा प्रश्न संख्या 9 और 10। यहां पे देखिए शायद यहां पे छूट गया है, 9 और 10 यहां पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहां पे 6 अंक है। तो यहां पे 9 और 10 यहां पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 9 और 10 इसमें से केवल एक आपको सॉल्व करना है। तो चलिए एक हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं।
9 नंबर प्रश्न है कि प्रयोग द्वारा आप कैसे दिखा सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यहाँ पे आपको प्रयोग द्वारा दिखाना है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और ये 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और जैसे हम इसका उत्तर बताएंगे, बिल्कुल अगर आप लोग परीक्षा में ऐसे लिख दीजिएगा तो आपका 6 में से 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म लेंगे और सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश उस प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। उसमें सबसे ऊपर लाल रंग होगा और सबसे नीचे बैंगनी रंग होगा। इसमें लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा और बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो सबसे कम होगा, तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। इसी प्रकार हम सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रयोग द्वारा आप कैसे दिखा सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो कैसे हम प्रयोग के द्वारा दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म लेंगे और उस प्रिज्म से क्या करेंगे कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश को हम क्या करेंगे, उस प्रिज्म से गुजारेंगे और जैसे ही जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है उस प्रिज्म से गुजरेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे लाल रंग होगा और सबसे नीचे बैंगनी रंग होगा। और जो लाल रंग होगा इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो सबसे अधिक होगा और जो बैंगनी रंग होगा इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का विचलन यहाँ पे सबसे कम होगा। इसी प्रकार हम सूर्य के श्वेत प्रकाश को यहाँ पे हम लोग सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एक ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको 6 में से 6 नंबर चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपको एक प्रिज्म बनाना है और ये सूर्य का श्वेत प्रकाश ऐसे आपको गुजारना है। तो ये अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 रंगों में ये विभक्त हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं, तो 7 रंग है। ऐसे आप लोग यहाँ पे अगर डायग्राम बना देते हैं तो आपको कितना 6 में से 6 नंबर मिल जाएगा और ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भौतिकी का कहानी खत्म हो चुका है। इसका लघु उत्तरीय 4 बनाना था, बना लिए, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 बनाना था, ये भी हम यहाँ पे बना दिए। चलिए अगला अब देखिए रसायन शास्त्र आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रसायन शास्त्र का आपको लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करना है और यहाँ पे लिखा रहेगा कि प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक इसके लिए निर्धारित है। तो यहाँ पे देखिए 11 से लेकर 18 यानी इसमें भी 8 यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से कोई भी आपको 4 बना देना है। ये नहीं कि आपको लाइन से ही बनाना है, तो लाइन से किसी भी बच्चे को पता नहीं होता है, किसी भी बच्चे को याद नहीं होता है। तो इसमें से 11 से लेकर 18 तक जो आपको आसान लगे वो आपको यहाँ पे बना देना है। और हम क्या करेंगे कि जो इसमें बच्चों को जल्दी समझ में आए उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे 4 बना देंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 14 नंबर बच्चों को बहुत ही जल्दी यहाँ पे समझ में आएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, यहाँ पे देखिए यौगिक, यहाँ पे यौगिक होगा। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। तो हाइड्रोकार्बन बाबू किसे कहते हैं, तो वैसा यौगिक यहाँ पे देखिए जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही आसान इसका परिभाषा आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे CH4 होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका 2 में से 2 नंबर 100% आपको मिलेगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया, काफी हलवा सा क्वेश्चन था और आपको याद भी हो गया होगा। 15 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए, 4 ही सोल्व करना है, कोई भी आप लोग 4 सोल्व कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आदमी ड्रिंक करता है, शराब पीता है, तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं।
ज़्यादा शराब पीने से हमारे शरीर के लीवर पर प्रभाव डालता है। जो हम अगर ज़्यादा शराब पिएंगे तो शराब क्या करेगा कि हमारे शरीर का जो लीवर है उस पर ये क्या करेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तो लीवर में सूजन और फैटी लीवर हो जाता है, जो अत्यंत हानिकारक बीमारी है जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा शराब पीने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर ज़्यादा शराब हम पिएंगे तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के लीवर पर पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शराब पीता है तो उसके लीवर में सूजन हो जाएगा और लीवर में फैटी लीवर हो जाएगा, जो अत्यंत हानिकारक बीमारी है जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और ये भी प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं। अगर एक बार अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आप लोग 100% बना लीजिएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए कि साबुन क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो साबुन होता है ये क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जो साबुन के अणु होते हैं ये किसके लवण होते हैं बाबू, तो ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से बने होते हैं। यहां पे देखिए जो साबुन के अणु होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं बाबू, तो सोडियम और पोटेशियम के लवण से मिलकर बने होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। साबुन का उपयोग मृदु जल में सफाई करने के लिए किया जाता है। और साबुन का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो मृदु जल में कपड़े की सफाई के लिए किया जाता है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि साबुन क्या है। तो साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से मिलकर बना होता है। साबुन का उपयोग मृदु जल में सफाई करने के लिए किया जाता है। इतना आप लोग लिख दीजिए और 2 नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। यहां पे आपको बताना है कि जो सोडियम धातु होता है इसको हम किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबा के इसीलिए रखा जाता है कि सोडियम धातु अत्यंत ज्वलनशील होता है। हम लोग सोडियम धातु को किरोसिन तेल में इसीलिए डुबा के रखते हैं क्योंकि जो सोडियम धातु होता है यानी जो Na होता है यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है। जो सोडियम धातु होता है ये बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील होता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जैसे ही किरोसिन तेल से बाहर निकालेंगे ये जलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगा ये जलना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। तो जो सोडियम धातु होता है ये अत्यंत ज्वलनशील होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है। इसीलिए ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए या अभिक्रिया से बचाने के लिए इसको कहां पे रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करे हैं कि नहीं देख लेते हैं एक बार। यहां पे देखिए ये 14 नंबर 1 और यहां पे 2 और ये 3 और ये 4, बिल्कुल हम लोग यहां पे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपको 4 ही बनाना था रसायन शास्त्र से। अब यहां पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए। यहां पे रसायन शास्त्र का आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहां पे देखिए, प्रश्न संख्या 19 से 20 तक यहां पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जिसके लिए यहां पे 5 अंक निर्धारित है। 5 अंक आपको मिलेगा और 19 से 20 यानी 19 और 20 दो यहां पे क्वेश्चन दिया, किसी एक का आपको यहां पे आंसर देना है। तो चलिए हम यहां पे 20 नंबर का आंसर दे देते हैं। तो 20 नंबर देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। यहां पे आपको बताना है कि जल संरक्षण यानी जल को यहां पे बचाने के लिए और जल प्रबंधन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला यहां पे आपको जल संरक्षण के उपाय लिखना है, जल संरक्षण के उपाय, और एक एक करके उपाय बताना है। जल की उपलब्धता बनाए रखना चाहिए। जल की उपलब्धता हमको हमेशा बनाए रखना चाहिए। ज्यादा जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, व्यर्थ जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जितना जल हमें चाहिए उतना ही जल का प्रयोग करना चाहिए और जल की उपलब्धता बनाए रखनी चाहिए। दूसरा देखिए, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और जो जल है इसको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। तीसरा यहां पे देखिए, दूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। जो दूषित जल है यानी जो खराब जल है इसको क्या करना चाहिए, स्वच्छ करके। और स्वच्छ कैसे होगा, इसको हम रिफाइन करेंगे, रिफाइन करके पुनः हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जल संरक्षण के उपाय हुआ। अब हम यहाँ पे जल प्रबंधन के उपाय देखेंगे। तो शहरों या नगरों का कूड़ा करकट आदि यहाँ पे नदियों या तालाबों में नहीं डालना चाहिए। जो शहरों का या नगरों का जो कूड़ा करकट होता है उसको कहाँ पे डाल दिया जाता है, तो नदी या तालाबों में डाल दिया जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। शहरों या नगरों का जो कूड़ा करकट है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको तालाबों में या नदियों में नहीं डालना चाहिए। इससे जो जल होता है नदी या तालाब का वो दूषित होता है। दूसरा यहाँ पे देखिए, उद्योग धंधों से निकलने वाली रासायनिक पदार्थों को नदियों या तालाबों में नहीं डालना चाहिए। जो उद्योग धंधों से निकलने वाली रासायनिक पदार्थ होते हैं उसे क्या किया जाता है कि नदियों या तालाबों में डाल दिया जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, नदी और तालाब दूषित होता है उसका जल। तो यहां पर देखिए उद्योग धंधों का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे नहीं डालना चाहिए। तीसरा देखिए, तालाबों और खेतों में कम से कम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। अब देखिए मछली पालन हो रहा है तो उसमें भी यहां पे कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है, या खेती करते हैं तो उसमें कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, और जब पानी आता है हमारे खेतों में तो जल होता है वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि तालाबों और खेतों में कम से कम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। ये हो गया तीसरा। अब हम यहाँ पे चौथा देखेंगे। चौथा है कि महानगरों, यहाँ देखिए महासागरों में परमाणु बम परिरक्षण आदि के प्रयोगों पर रोक लगाना चाहिए। और आपको पता है कि महासागर में सबसे अधिक जल है, और जो परमाणु परिरक्षण होता है ये कहाँ पे होता है बाबू, महासागरों में ही होता है। और जब महासागरों में परमाणु बम का परिरक्षण होता है तो उस जो महासागर का जल है वो बहुत ही ज्यादा दूषित होता है। तो इस पे रोक लगाना चाहिए। 5 नंबर है, जल प्रदूषित न करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए। और जल प्रदूषण न करें लोग, इसके लिए जो लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा करना चाहिए कि इससे जल प्रदूषण होता है और ऐसे जल का उपयोग करना चाहिए। अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे आपको जीव विज्ञान मिलेगा। जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए 21 से लेकर 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 4 प्रश्न सॉल्व करना है और इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कोई भी आपको 4 यहाँ पे प्रश्न बना देना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं कि पर्यावरण क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कि किसी जीव के चारों ओर फैली जैव और अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है तथा जिससे वह प्रभावित होता है तो उसे उस जीव का पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण बाबू किसे कहते हैं, तो किसी जीव के चारों ओर फैली जो जैव और अजैव कारकों से जो निर्मित दुनिया होती है जिसमें वो जीव निवास करता है तथा वह उस यहाँ पे उस आवरण से क्या होता है वो प्रभावित होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे उस जीव का पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप लोग लिख दीजिए, आपका 2 में से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सभी मेहनत आपके लिए ही किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि डीएनए का यहां पे देखिए डीएनए का आनुवंशिकता का आधार क्या है, कैसे। यहां पे आपको बताना है कि डीएनए आनुवंशिकता का आधार है। यहां पे क्या नहीं होगा, डीएनए आनुवंशिकता का आधार है, कैसे ये आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। डीएनए आनुवंशिकता का आधार है क्योंकि पहला नंबर देखिए डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है। जो डीएनए होता है इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। दूसरा देखिए यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जो डीएनए होता है ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तीसरा देखिए डीएनए स्वयं में एक आनुवंशिक पदार्थ है। जो डीएनए होता है ये स्वयं यानी खुद में एक आनुवंशिक पदार्थ है। और चौथा देख लीजिए यह डीएनए, यहां पे देखिए यदि डीएनए की यहां पे देखिए रहवाहन में परिवर्तन, यहां पे देखिए डीएनए की रहवाहन में परिवर्तन हो जाए तो सभी जीवों के शरीर में उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देगी। अब यहां पे देखिए जो डीएनए होता है अगर इसमें हम क्या करेंगे, अगर परिवर्तन करेंगे, अगर डीएनए में हम परिवर्तन करेंगे तो ये क्या होगा, शरीर के हमारा जो शरीर होता है इसमें भी ये परिवर्तन दिखाई देगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए आनुवंशिकता का आधार है। कैसे, तो यहां पे देखिए जो डीएनए होता है ये द्विगुणित क्षमता होता है डीएनए में। यह कोशिका या सभी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। डीएनए स्वयं में एक आनुवंशिक पदार्थ है। यदि डीएनए में हम कोई भी परिवर्तन करेंगे तो ये जीवों के शरीर में परिवर्तन का लक्षण दिखाई देने लगता है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको वैसे लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर की उपभोक्ता किसे कहते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं तो वैसे जीवों को उपभोक्ता कहा जाता है। तो उपभोक्ता किसे कहा जाता है बाबू, तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हिरण हो गया,
हिरण हो गया, हिरण जो होता है ये पेड़ पौधों पे आश्रित होता है, तो यहाँ पे हिरण क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। मनुष्य है ये भी पेड़ पौधों से फल प्राप्ति करता है, साग सब्जी खाता है और जीव जंतुओं पर आश्रित होता है, तो यहाँ पे मनुष्य भी क्या हो गया, यहाँ पे उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया उपभोक्ता कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, वैसे जीवों को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। अगला यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा पर्यावरण है इसकी सुरक्षा हम कैसे कर पाएंगे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। जो हमारा पर्यावरण है इसकी सुरक्षा हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। यहां पे पहला देखिए कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण कब बचा सकते हैं, कब सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पृथ्वी पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाना पड़ेगा। दूसरा देखिए वाहनों में पेट्रोल की जगह पर सीएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी हानिकारक विषैली पदार्थ निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो पर्यावरण के लिए काफी खराब है। तो हमें वाहनों की जगह पे किसका प्रयोग करना चाहिए, सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए, और सीएनजी में बहुत ही कम प्रदूषण निकलता है। तीसरा देखिए धुआं रहित ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लोग लकड़ी का उपयोग करते हैं खाना बनाने में या कोयला का प्रयोग करते हैं तो इसे बंद कर देना चाहिए और हमें एलपीजी का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, इससे धुआं नहीं निकलता है। चौथा देखिए कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, और कीटनाशक जो हम खेतों में करते हैं या तालाबों में करते हैं तो कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये सीधे ये जो सीधे क्या करता है कि पर्यावरण पे प्रभाव डालता है। तो ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको। तो चलिए बताते हैं अब इसका पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो सभी के फोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको ओपन कर लेना है। हम यहाँ पे देखिए गूगल ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिखना है। बस आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आस्क और उसके बाद CLASS, यहाँ पे ऐसे आपको आस्क क्लास लिख देना है। देख लीजिए कैसे लिखा गया, ASK CLASS। बस आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा माध्यमिक उत्प्रेरक परीक्षा यानी सेंटअप एग्जाम का यहाँ पे दिखेगा। बस इसी पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए विज्ञान सेंटअप परीक्षा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और विज्ञान का सेंटअप परीक्षा का यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा जो हम पढ़ाए हैं अभी ये सब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बस इसे आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और इसे अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए इस पे आपको क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा। और एक यहाँ पे विशेष जरूरी बात हम यहाँ पे आपको बताते हैं, डम्मी एडमिट कार्ड के लिए आपके पास अंतिम मौका है। तो डम्मी एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखिए 18 तक डेट है, आप लोग डाउनलोड जल्दी कर लीजिए। यहाँ पे इस फोटो पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे नीचे आना है। जैसे यहाँ पे आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए मैट्रिक डम्मी एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा गया है, क्लास 10 डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे स्कूल कोड डाल देना है, यहाँ पे कैंडिडेट नाम डाल देना है, यहाँ पे फादर नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे सर्च कर देना है। और उसके बाद आपको देख लेना है कि आपका जो डम्मी एडमिट कार्ड है उसमें माता पिता के नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पे सिग्नेचर, फोटो आदि ये सब सही है कि नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।